नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका कहानीबाज के कहानियों में। आज की हमारी कहानी का नाम है निर्मला और आप सुन रहे हैं एपिसोड 4। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। कल्याणी के सामने अब एक समस्या आ खड़ी हुई। पति के देहांत के बाद उसे अपना दुरावस्था का ये पहला और बहुत ही कड़वा अनुभव था। कड़वा अनुभव हुआ। दरिद्र विधवा के लिए इससे बड़ी और क्या विपत्ति हो सकती है। चौका बर्तन भी अपने हाथ से किया जा सकता है। रूखा सूखा खाकर निर्वाह किया जा सकता है। झोपड़े में दिन काटे जा सकते हैं, लेकिन युवती कन्या घर में नहीं बैठाई जा सकती। कल्याणी को भालचंद्र पर ऐसा क्रोध आता था कि स्वयं जाकर उसके मुंह में कालिख लगाऊं, सिर के बाल नोच लूं, कहूं कि तू अपनी बात से फिर गया। तू अपने बाप का बेटा नहीं। पंडित मोटेराम ने उनकी कपट लीला का नग्न वृत्तांत सुना दिया था। वो इस क्रोध में बैठी थी कि कृष्णा खेलती हुई आई और बोली, क्या दिन में बारात आएगी अम्मा? पंडित जी तो आ गए। कल्याणी ने कहा, बारात का सपना देख रही है क्या? कृष्णा ने कहा, वही चंदर तो कह रहा है कि 2-3 दिन में बारात आएगी। क्या ना आएगी अम्मा? कल्याणी ने कहा, एक बार तो कह दिया, सिर क्यों खाती है? कृष्णा ने कहा, सबके घर तो बारात आ रही है, हमारे घर क्यों नहीं आती? कल्याणी ने कहा, तेरे घर जो बारात लाने वाला था उसके घर में आग लग गई। कृष्णा ने कहा, सच अम्मा? तब तो सारा घर जल गया होगा। कहाँ रहते होंगे? बहन कहाँ जाकर रहेगी? कल्याणी ने कहा, अरे पगली, तू तो बात ही नहीं समझती। आग लगी, वो अब हमारे यहाँ विवाह ना करेंगे। कृष्णा ने कहा, ये क्यों अम्मा? पहले तो ठीक हो गया था। कल्याणी ने कहा, बहुत से रुपये मांगता है, मेरे पास उसे देने के लिए रुपये नहीं है। कृष्णा ने कहा, क्या बड़े लालची हैं अम्मा? कल्याणी ने कहा, लालची नहीं तो और क्या, पूरा कसाई, निर्दयी, दगाबाज। कृष्णा ने कहा, तब तो अम्मा बहुत अच्छा हुआ कि उसके घर में बहन का ब्याह नहीं हुआ। बहन उसके साथ कैसे रहती? ये तो खुश होने की बात है अम्मा, तुम रंज क्यों करती हो? कल्याणी ने पुत्री को स्नेहमयी दृष्टि से देखा। उसका कथन कितना सत्य है, भोले शब्दों में समस्या का कितना मार्मिक निरूपण है। सचमुच ये तो प्रसन्न होने की ही बात है कि ऐसे कुपात्रों से संबंध नहीं हुआ। रंज की कोई बात नहीं। ऐसे कुमानुसों के बीच में बेचारी निर्मला की ना जाने क्या गति होती। जरा सा घी दाल में अधिक पड़ जाता तो सारे घर में शोर मच जाता। जरा खाना ज्यादा पक जाता तो सास दुनिया सिर पर उठा लेती। लड़का भी ऐसा लोभी है, बड़ी अच्छी बात हुई, नहीं तो बेचारी को उम्र भर रोना पड़ता। हिंदी साहित्य की ये दुनिया जहां कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं, एक विरासत है, और द कहानीबाज उसी विरासत को आज की पीढ़ी तक पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश है। मैं ये सब आपके लिए दिल से करता हूं, लेकिन अगर आप चाहें तो इस सफर में मेरा थोड़ा सा साथ दे सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड को स्कैन करके मुझे छोटा सा डोनेशन भेज सकते हैं। चाहे कि एक कप जितना भी सहयोग मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपका हर योगदान मुझे और बेहतर कहानियां सुनाने का हौसला देता है। शुक्रिया दिल से। कल्याणी यहां से उठी तो उसका हृदय हल्का हो गया, लेकिन विवाह तो करना ही था, और हो सके तो इसी साल, नहीं तो दूसरे साल फिर नए सिरे से तैयारियां करनी पड़ेगी। अब अच्छे घर की जरूरत नहीं थी, अच्छे वर की जरूरत ना थी। अभागिनी को अच्छा घर वर कहाँ मिलता। अब किसी भांति सिर का बोझा उतारना था, किसी भांति लड़की को पार लगाना था, उसे कुएं में झोंकना था। वो रूपवती है, गुणशील है, चतुर है, कुलीन है, तो हुआ कर। दहेज हो तो सारे दोष गुण है। प्राणों का कोई मूल्य नहीं, केवल दहेज का मूल्य है। कितनी विषम भाग्य लीला है। कल्याणी का दोष कुछ कम था। अबला विधवा होना उसे दोषों से मुक्त नहीं कर सकता। उसे अपने लड़कों लड़कियों से कहीं ज्यादा प्यारे थे। लड़के हल के बैल हैं, भूसे खली पर पहला हक उनका है। उनके खाने से जो बचे वो गायों का। मकान था, कुछ नकद था, कई हजार के गहने थे। उन्हें पढ़ाना लिखाना था। एक कन्या और भी 4-5 साल में विवाह करने योग्य हो जाएगी, इसलिए वो कोई बड़ी रकम दहेज में ना दे सकती थी। आखिर लड़कों को भी तो कुछ चाहिए।
वो क्या समझेंगे कि हमारा भी बाप था। पंडित मोतीराम को लखनऊ से लौटे 15 दिन बीत चुके थे। लौटने के बाद दूसरे दिन वर की खोज में निकले थे। उन्होंने प्रण किया था कि मैं लखनऊ वालों को दिखा दूंगा कि संसार में तुम ही अकेले नहीं हो, तुम्हारे ऐसे और भी कितने पड़े हैं। कल्याणी रोज दिन गिना करती थी। आज उसने उन्हें पत्र लिखने का निश्चय किया और कलम दवात लेकर बैठी ही थी। पंडित मोटेराम ने पदार्पण किया। कल्याणी ने कहा, आइए पंडित जी, मैं तो आपको खत लिखने जा रही थी। कब लौटे? निमंत्रण आ गया? कई दिन से तर माल ना मिले थे। मैंने कहा, लगे हाथ ये भी काम निपटाता चलूं। अभी उधर से लौटा आ रहा हूं। कोई 500 ब्राह्मणों की पंगत थी। कल्याणी ने कहा, कुछ कार्य सिद्ध हुआ या रास्ता ही नापना पड़ा? मोटेराम ने कहा, कार्य क्यों ना सिद्ध होता? भला ये भी कोई बात है? 5 जगह बातचीत कराया हूं, पांचों की नकल लाया हूं। उनमें से आप चाहें जिसे पसंद करें। ये देखिए, लड़के का बाप डाके सीए में 100 रुपये महीने का नौकर है। लड़का अभी कॉलेज में पढ़ रहा है, मगर नौकरी का भरोसा है। घर में कोई जायदाद नहीं है। लड़का होनहार मालूम होता है, खानदान भी अच्छा है। 2,000 रुपये में तय हो जाएगी। मांगते तो वो 3,000 हैं। कल्याणी ने कहा, लड़के के कोई भाई हैं? मोटेराम ने कहा, नहीं, मगर 3 बहनें हैं और तीनों कुंवारी। माता जीवित हैं। अच्छा, अब दूसरी नकल देखिए। ये लड़का रेल के सिगे में 500 रुपये महीना पाता है। माँ बाप नहीं है। बहुत ही रूपवान, सुशील और शरीर से हिष्ट पुष्ट कसरती जवान है, मगर खानदान अच्छा नहीं। कोई कहता था माँ डाइन थी, कोई कहता था ठकुराइन थी। बाप किसी रियासत में मुख्तार थे, पर थोड़ी सी जमींदारी है, मगर उस पर कई हजार का कर्ज है। वहां कुछ लेना देना ना पड़ेगा। उम्र कोई 20 साल होगी। कल्याणी ने कहा, खानदान में दाग ना होता तो मंजूर कर लेती। देखकर तो मक्खी नहीं निगली जाती। मोटेराम ने कहा, तीसरी नकल देखी। एक जमींदार का लड़का है। कोई 1,000 सालाना नफा है। कुछ खेती बाड़ी भी होती है। लड़का पढ़ा लिखा तो थोड़ा है, पर कचहरी अदालत के काम में चतुर है। दुहाजू है। पहली स्त्री के मरे 2 साल हुए। कोई संतान नहीं, लेकिन रहन सहन मोटा है। पीसना कुटना घर में ही होता है। कल्याणी ने कहा, कुछ दहेज मांगते हैं? मोटेराम ने कहा, इसकी कुछ ना पूछिए। 4,000 सुनाते हैं। अच्छा, ये चौथी नकल देखिए। लड़का वकील है। उम्र कोई 35 साल होगी। 300-400 की आमदनी है। पहली स्त्री मर चुकी है। उसके 3 लड़के भी। अपना घर बनवाया है, कुछ जायदाद भी खरीदी है। यहाँ भी लेन देन का झगड़ा नहीं। कल्याणी ने कहा, खानदान कैसा है? मोटेराम ने कहा, बहुत ही उत्तम, पुराने रईस हैं। अच्छा, ये 5वीं नकल देखिए। बाप का छापा खाना है। लड़का पढ़ा तो बीए तक है, पर उसी छापे खाने में काम करता है। उम्र 18 साल की होगी। घर में प्रेस के सिवाय कोई जायदाद नहीं, मगर किसी का कर्ज सिर पर नहीं। खानदान ना बहुत अच्छा है, ना बहुत बुरा। लड़का बहुत सुंदर और सचरित्र है, मगर 1,000 से कम में मामला तय ना होगा। मांगते तो वो 3,000 है। अब बताइए, आप कौन सा वर पसंद करती हैं? कल्याणी ने कहा, आपको सबों में कौन पसंद है? मोटेराम ने कहा, मुझे तो 2 वर पसंद है। एक वो जो रेलवई में है, और दूसरा वो जो छापे खाना में काम करता है। कल्याणी ने कहा, मगर पहले को तो खानदान में दोस्त बताते हैं। मोटेराम ने कहा, हाँ, ये दोस्त है तो छापे खाने को ही रहने दीजिए। कल्याणी ने कहा, वहां 1,000 देने को कहाँ से आएगा? 1,000 तो आपका अनुमान है। शायद वो मुंह फैलाए। आप तो घर की दशा देख ही रहे हैं। भोजन मिलता जाए, यही गनीमत है। रुपये कहाँ से आएंगे? जमींदार साहब 4,000 सुनाते हैं। डाक बाबू भी 2,000 का सवाल करते हैं। इनको जाने दीजिए, बस वकील साहब ही बच रहे हैं। 35 साल की उम्र भी कोई ऐसी ज्यादा नहीं। इन्हीं को ही क्यों ना रखिए। मोटेराम ने कहा, आप खूब सोच विचार लें। मैं यूं आपकी मर्जी का ताबेदार हूं। जहां कहिएगा वहां टीका कराऊंगा, मगर 1,000 का मुंह न देखिए। छापे खाने वाला लड़का रत्न है। उसके साथ कन्या का जीवन सफल हो जाएगा। जैसी वो रूप और गुण की पूरी है, वैसा ही लड़का भी सुंदर और सुशील है। कल्याणी ने कहा, पसंद तो मुझे भी यही महाराज है, पर रुपये किससे घर में आए? कौन देखने वाला है? खाने वाले तो खा पी कर चंपत हुए। अब किसी की भी सूरत दिखाई नहीं देती, बल्कि और मुझसे बुरा मानते हैं कि हमें निकाल दिया। जो बात अपने बस के बाहर है, उसके लिए हाथ ही क्यों फैलाया?
संतान किसको प्यारी नहीं होती, कौन उसे सुखी नहीं देखना चाहता। पर जब अपना काबू भी हो, ईश्वर का नाम लेकर वकील साहब से टीका कराइए। आयु कुछ अधिक है, लेकिन मरना जीना विधि के हाथ में है। 35 साल का आदमी बुढ़ा नहीं कहलाता। अगर लड़की के भाग्य में सुख भोगना बदा है, तो जहां जाएगी सुखी रहेगी। दुख भोगना है तो जहां जाएगी दुख झेलेगी। हमारी निर्मला को बच्चों से प्रेम है, उनके बच्चों को अपना समझेगी। आप शुभ मुहूर्त देखकर टीका कराएं। निर्मला का विवाह हो गया, ससुराल आ गई। वकील साहब का नाम था मुंशी तोताराम। सावले रंग के मोटे ताजे आदमी थे। उम्र तो अभी 40 से अधिक ना थी, पर वकालत के कठिन परिश्रम ने सिर के बाल पका दिए थे। व्यायाम करने का अवकाश ना मिलता था, जहां तक कि कभी कहीं घूमने न जाते, इसलिए तोंद निकल आई थी। देह मूल होते हुए भी आए दिन कोई ना कोई शिकायत रहती थी। मंदाग्नि और बवासीर से तो उनका चिरस्थायी संबंध था, अतः बहुत फूंक फूंक कर कदम रखते थे। उनके 3 लड़के थे। बड़ा मनसाराम 16 वर्ष का था, मंझला जियाराम 11 और सियाराम 7 वर्ष का था। तीनों अंग्रेजी पढ़ते थे। घर में वकील साहब की विधवा बहन के सिवा और कोई औरत न थी। वही घर की मालकिन थी। उनका नाम रुक्मणी और अवस्था 50 के ऊपर थी। ससुराल में कोई ना था, अस्थायी रीति से यहाँ रहती थी। तोताराम दंपति विज्ञान में कुशल थे। निर्मला को प्रसन्न रखने के लिए उनमें जो स्वाभाविक कमी थी, उसे वो उपहारों से पूरी करना चाहते थे। यद्यपि वो बहुत ही मितव्ययी पुरुष थे, तथापि निर्मला के लिए कोई ना कोई तोहफा रोज लाया करते। मौके पर धन की परवाह ना करते। लड़कों के लिए थोड़ा दूध आता, पर निर्मला के लिए मेवे, मुरब्बे, मिठाइयाँ, किसी चीज की कमी ना थी। अपनी जिंदगी में कभी सैर तमाशे देखने ना गए थे। अब अपने बहुमूल्य समय का थोड़ा सा हिस्सा उसके साथ बैठकर ग्रामोफोन बजाने में व्यतीत किया करते थे। लेकिन निर्मला को न जाने क्यों तोताराम के पास बैठने और हंसने बोलने में संकोच होता था। इसका कदाचित ये कारण था कि अब तक ऐसी ही एक आदमी उसका पिता था, जिसके सामने वो सिर झुकाकर देह चुराकर निकलती थी। अब उसी अवस्था का एक आदमी उसका पति था। वो उसे प्रेम की वस्तु नहीं, सम्मान की वस्तु समझती थी। उनसे भागती फिरती। उनको देखते ही उसकी प्रफुल्लता पलायन कर जाती थी। वकील साहब को उनके दंपति विज्ञान ने सिखाया था कि युवती के सामने खूब प्रेम की बातें करनी चाहिए, दिल निकाल कर रख देना चाहिए। यही वशीकरण का मुख्य मंत्र है। इसीलिए वकील साहब ने अपने प्रेम प्रदर्शन में कोई कसर न रखते थे। लेकिन निर्मला को इन बातों से घृणा होती थी। वही बात जिन्हें किसी युवक के मुख से सुनकर उसका हृदय प्रेम से उन्मत्त हो जाता, वकील साहब के मुंह से निकलकर उसके हृदय पर शर समान आघात करती थी। उनमें रस ना था, उल्लास ना था, उन्माद ना था, केवल बनावट थी, धोखा था और था शुष्क एवं नीरस शब्द आडंबर। उसे इत्र और तेल बुरा न लगता, सारे तमाशे बुरे न लगते, बनाव श्रृंगार भी बुरा न लगता। बुरा लगता था तो केवल तोताराम के पास बैठना। वो अपना रूप और यौवन उन्हें ना दिखाना चाहती थी, क्योंकि वहां देखने वाली आंखें ना थी। वो उन्हें इन रसों का आस्वादन करने के योग्य ही ना समझती थी। कली प्रभात समीर के स्पर्श से खिलती है, दोनों में समान प्रेरणा है। निर्मला के लिए वो प्रभात समीर कहाँ था। पहला महीना गुजरते ही तोताराम ने निर्मला को अपना खजांची बना लिया। कचहरी से आकर दिन भर की कमाई उसी को देते। उसका ख्याल निर्मला इन रुपयों को देखकर फूली ना समाएगी। निर्मला बड़े शौक से इस पद का काम अंजाम देती, एक एक पैसे का हिसाब लिखती। अगर कभी रुपये कम मिलते तो पूछती, आज कम क्यों है। गृहस्थी के संबंध में उनसे खूब बातें रहती। इन्हीं बातों के लायक वो उनको समझती थी। जो ही कोई विनोद की बात उनके मुंह से निकल जाती, उसका मुख मलिन हो जाता था। निर्मला जब वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर आईने के सामने खड़ी होती और उसमें अपने सौंदर्य की सुषमापूर्ण आभा देखती, तो उसका हृदय एक सतृष्ण कामना से तड़प उठता था। उस वक्त उसके हृदय में एक ज्वाला सी उठती। मन में आता, इस घर में आग लगा दे। अपनी माता पर क्रोध आता, पर सबसे अधिक क्रोध बेचारे निरपराध तोताराम पर आता। वो सदैव इस बात से जलाकर बांका सवार बड़े लट्टू टट्टू पर सवार होना कब पसंद करेगा, चाहे उसे पैदल ही क्यों ना चलना पड़े। निर्मला की दशा
उसी बांके सवार की सी थी। वो उस पर सवार होकर उड़ना चाहती थी। उस उल्लासमयी विद्युत गति का आनंद उठाना चाहती थी। टट्टू के हिनहिनाने और कनौतियां खड़ी करने से क्या आशा होती। संभव था कि बच्चों के साथ हंसने बोलने खेलने से वो अपनी दशा को थोड़ी देर के लिए भूल जाती, कुछ मन हरा हो जाता। लेकिन रुक्मणी देवी लड़कों को उसके पास फटकने भी न देती, मानो वो कोई पिशाचनी है जो उन्हें निगल जाएगी। रुक्मणी देवी का स्वभाव सारे संसार में निराला था। ये पता लगाना कठिन था कि वो किस बात से खुश होती थी और किस बात से नाराज। एक बार जिस बात से खुश हो जाती थी, दूसरी बात उसी बात से जल जाती थी। अगर निर्मला अपने कमरे में बैठती तो कहती कि ना जाने कहाँ की मन हुसीन है। अगर वो कोठे पर चढ़ जाती या महरियों से बात करती तो छाती पीटने लगती। ना लाज है ना शर्म, निगोड़ी ने हया भून खाई। अब क्या, कुछ दिनों में बाजार नाचेगी। जब से वकील साहब ने निर्मला के हाथ में रुपये पैसे देना शुरू किए, रुक्मणी उसकी आलोचना करने पर आरूढ़ हो गई थी। उन्हें मालूम होता था कि अब प्रलय होने में बहुत थोड़ी कसर रह गई है। लड़कों को बार बार पैसे की जरूरत पड़ती। जब तक खुद स्वामिनी थी उन्हें बहला दिया करती थी, अब सीधे निर्मला के पास भेज देती। निर्मला को लड़कों का चटोरेपन अच्छा न लगता था, कभी कभी पैसे से इनकार कर देती। रुक्मणी को अपने बागबान सर करने का अवसर मिल जाता। अब तो मालकिन हुई हैं, लड़के काहे को जिएंगे, बिना माँ के बच्चों को कौन पूछे। रुपयों की मिठाइयाँ खाते थे, अब ढेले ढेले को तरसते हैं। निर्मला अगर चिढ़कर किसी दिन बिना कुछ पूछे ताछे पैसे दे देती तो देवी जी उसकी दूसरी आलोचना करती। इन्हें क्या, लड़के मरे या जिए, इनकी बला से माँ के बिना कौन समझाए कि बेटा बहुत मिठाई मत खाओ, आई गई तो मेरे किए जाएगी, उन्हें क्या। यही तक होता तो निर्मला शायद जब्त कर जाती, पर देवी तो खुफिया पुलिस के सिपाही की भांति निर्मला का पीछा करती थी। अगर वो कोठे पर खड़ी है तो अवश्य किसी पर निगाह डाल रही होगी। महरी से बातें करती हैं तो अवश्य उनकी निंदा करती होगी। बाजार से कुछ मंगवाती हैं तो अवश्य कोई विलास वस्तु होगी। वो बराबर उसके पत्र पढ़ने की चेष्टा किया करती, छिप छिप कर उसकी बात सुना करती। निर्मला उसकी दो धारी तलवार से कांपती रहती थी। यहां तक कि उसने एक दिन पति से कहा, आप जरा जीजी को समझा दीजिए, क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती हैं। तोताराम ने तेज होकर कहा, तुम्हें कुछ कहा है क्या? रोज ही कहती हैं, बात मुंह से निकालना मुश्किल है। अगर उन्हें इस बात की जलन हो कि ये मालकिन क्यों बनी हुई है तो आप उन्हीं को रुपये पैसे दीजिए, मुझे ना चाहिए। वही मालकिन बने रहे, मैं तो केवल इतना ही चाहती हूँ कि मुझे ताने महीने ना दिया करें। ये कहते कहते निर्मला की आंखों से आंसू बहने लगे। तोताराम को अपना प्रेम दिखाने का यह बहुत अच्छा मौका मिला। बोले, मैं आज ही उनकी खबर लूंगा, साफ साफ कह दूंगा, अगर मुंह बंद करके रहना है तो रहो, नहीं तो अपनी राह लो। इस घर की स्वामिनी वो नहीं है, तुम हो। वो केवल तुम्हारी सहायता के लिए है। अगर सहायता करने के बदले तुम्हें दीख करती है तो उनको यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। मैंने सोचा था कि विधवा है, अनाथ है, पाव भर आटा खाएंगी, पड़ी रहेंगी। जब और नौकर चाकर खा रहे हैं तो वो अपनी बहन ही है। लड़की की देखभाल के लिए औरत की जरूरत भी थी, रख लिया। लेकिन लेकिन इसके ये मैंने नहीं कि वो तुम्हारे ऊपर शासन करे। निर्मला ने फिर कहा, लड़कों को सिखा देती अगर जाकर माँ से पैसे मांगो। कभी कहीं कुछ लड़के आकर मेरी जान खाते हैं, घड़ी भर लेटना मुश्किल हो जाता है। डांटती हूँ तो वो आंखें लाल पीली करके देख दौड़ती हैं। मुझे समझती हैं कि लड़कों को देखकर जलती हैं। ईश्वर जानते होंगे कि मैं बच्चों को कितना प्यार करती हूँ। आखिर मेरे ही तो बच्चे हैं, मुझे उनसे क्यों जलन होगी। तोताराम क्रोध से कांप उठे। बोले, तुम्हें जो लड़का दिख करे उसे पीट दिया करो। मैं भी देखता हूँ कि लौंडे शरीर हो गए हैं। मनसाराम को मैं बोर्डिंग हाउस में भेज दूंगा, बाकी दोनों को तो आज ही ठीक किए देता हूँ। उस वक्त तोताराम कचहरी जा रहे थे। डांट डपट करने का मौका न था, लेकिन कचहरी से लौटते उन्होंने रुक्मणी से कहा, क्यों बहन, तुम्हें इस घर में रहना है या नहीं? अगर रहना है तो शांत होकर रहो, ये क्या है कि दूसरों को रहना मुश्किल कर दो। रुक्मणी समझ गई कि बहू ने अपना वार किया, पर वो दबने वाली औरत ना थी। एक तो उम्र में बड़ी, तीस पर तीस पर इसी घर की सेवा में जिंदगी काट दी थी। किसकी मजाल थी कि उन्हें बेदखल कर दे। उन्हें भाई की शुद्धता से आश्चर्य हुआ। बोली, तो क्या लौंडी बनाकर रखोगे? लौंडी बनकर रहना हो तो इस घर की लौंडी ना बनोगी। अगर तुम्हारी ये इच्छा हो कि घर में कोई आग लगा दे और मैं खड़ी देखा करूं, किसी को
बेराह चलते देखूं तो चुप साध लूं, जो जिसके मन में आया करे मैं मिट्टी की देवी बनी रहूं, तो ये मुझसे ना होगा। ये हुआ क्या जो तुम इतने आपे से बाहर हो रहे हो? निकल गई सारी बुद्धिमान? कल की लौंडिया छुट्टी पकड़कर नचाने लगी? क्या पूछे? कुछ पूछा ना? कुछ पूछा ना ताड़ना, बस उसने तीर खींचा और तुम काट की सिपाही की तरह तलवार निकाल कर खड़े हो गए। तोताराम ने कहा, सुनता तो हूं कि तुम हमेशा खुचुर निकालती रहती हो, बात बात पर ताने देती हो। कुछ सीख ही देती ले तो उसे प्यार से, मीठे शब्दों में देनी चाहिए। ताने में सीख देने के बदले उल्टा ही जी जलने लगता है। रुक्मणी ने कहा, तो तुम्हारी यही मर्जी है कि किसी बात पे ना बोलूं, यही सही, लेकिन फिर ये ना कहना कि तुम तो घर में बैठी थी, क्यों नहीं सलाह दी? जब मेरी बातें जहर लगती हैं तो मुझे कुत्ते ने काटा है जो बोलूं? मसल है नाटो खेती बहुरिया घर, मैं भी देखूं बहुरिया कैसे घर चलाती है। इतने में सियाराम और जयराम स्कूल से आ गया। आते ही दोनों बुआ जी के पास जाकर खाने की मांगने लगे। रुक्मणी ने कहा, जाकर अपनी नई अम्मा से क्यों नहीं मांगते? मुझे बोलने का हुक्म नहीं है। तो ताराम, अगर तुम लोग ने उस घर में कदम रखे तो टांग तोड़ दूंगा। बदमाशी पर कमर बांधी है। जियाराम जरा शौक था, बोला, उनको तो आप कुछ नहीं कहते, हमें को धमकाते हैं, कभी पैसे नहीं देती। सियाराम ने इस कथन का अनुमोदन किया। कहती हैं, मुझे दिख करोगे तो कान काट दूंगी। कहती है कि नहीं जिया? निर्मला अपने कमरे से बोली, मैंने कब कहा था कि कान काट लूंगी? अभी से झूठ बोलने लगे। इतना कहना था, इतना सुनना था कि तोताराम ने सिया के दोनों कान पकड़कर उठा लिया। लड़का जोर से चीख मारकर रोने लगा। रुक्मणी ने दौड़ दौड़ कर बच्चे को मुंशी जी के हाथ से छुड़ा लिया और बोली, बस रहने भी दो, क्या बच्चे को मार डालो? हाय हाय हाय, कान लाल हो गया। सच कहा है, नई बीवी पाकर आदमी अंधा हो जाता है। अभी से यह हाल है तो इस घर के भगवान ही मालिक है। निर्मला अपने विजय पर मन ही मन प्रसन्न हो रही थी, लेकिन जब मुंशी जी ने बच्चे का कान पकड़कर उठा लिया तो उससे ना रहा गया। छुटाने को दौड़ी। जब अपने लड़के होंगे आंख खुलेंगी, पराई पीर क्या जाने। हमारी आज की कहानी में बस इतना ही। इसी तरह बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए द कहानीबाज। धन्यवाद। हिंदी साहित्य की ये दुनिया जहां कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं, एक विरासत है, और द कहानीबाज उसी विरासत को आज की पीढ़ी तक पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश है। मैं ये सब आपके लिए दिल से करता हूं, लेकिन अगर आप चाहें तो इस सफर में मेरा थोड़ा सा साथ दे सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड को स्कैन करके मुझे छोटा सा डोनेशन भेज सकते हैं। चाहे कि एक कप जितना भी सहयोग मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपका हर योगदान मुझे और बेहतर कहानियां सुनाने का हौसला देता है। शुक्रिया दिल से।